Hello students. Well, this video is meant for the students of BCom semester 3. In their paper Macroeconomics, inflation is a very important topic. इससे पहले हमने अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन का जो ये टॉपिक है इसे हम अलग अलग वीडियोस में डिवाइड करके स्टडी करेंगे क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को डिटेल्स में समझना है। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स क्या है, इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल्स में पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में वील बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की अवधारणा, और दो टॉपिक जो आज हम डील करेंगे वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की अवधारणा। नाउ स्टूडेंट्स, इसके टेक्स्ट को पढ़ने से पहले आई गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग अज्यूम करते हैं कि देयर इज वन फैमिली और उस फैमिली का जो इनकम है दैट इज ₹100। ठीक है, हम लोग एक स्मॉलर नंबर ले रहे हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो देयर इज अ फैमिली और उस फैमिली का जो इनकम है दैट इज ₹100 और वो फैमिली एक ही कमोडिटी खरीदती है और उस कमोडिटी का जो प्राइस है ₹4 है। ठीक है, तो व्हाट इज द सिचुएशन? एक फैमिली है, उसका इनकम कितना है ₹100 और वो लोग कितने कमोडिटी को खरीदता है? एक ही कमोडिटी को खरीदता है और उस कमोडिटी का प्राइस कितना है? ₹4। और वो फैमिली बिल्कुल भी कुछ भी सेव नहीं करता है, जो भी इनकम है वो स्पेंड कर देता है। तो उस फैमिली में अगर हम एक ही कमोडिटी को खरीद रहे हैं और उस कमोडिटी का प्राइस कितना है? ₹4, तो हम अपने ₹100 के इनकम से जीरो सेविंग अगर कर रहे हैं तो हम 25 यूनिट्स खरीद सकते हैं। ये सिचुएशन क्लियर है? अब सपोज जो कमोडिटी वो फैमिली खरीदता था, उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो हो जाता है ₹5। तो अब ₹100 से अगर आप जीरो सेविंग अगर सिचुएशन लेके चल रहे हैं तो आप कितना कमोडिटी खरीद सकते हैं? अब जब क्योंकि प्राइस बढ़ के ₹4 से ₹5 हो गया है तो अब आप 25 यूनिट्स नहीं खरीद सकते हैं, आप 20 यूनिट्स ही खरीद सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई उस कमोडिटी का जो प्राइस बढ़ गया तो फैमिली का जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, वो क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन क्या इसी एक कमोडिटी के प्राइस को बढ़ जाने को हम इन्फ्लेशन कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में अगर हम देखें तो एक फैमिली जो है वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है। तो हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ा होगा तो दूसरे कमोडिटी का प्राइस जो है वो क्या हो गया होगा? घट गया होगा। ठीक है, तो उसका वो इम्पैक्ट हो सकता है फैमिली के ऊपर ना पड़ रहा हो। ठीक है, तो अगर हमें इन्फ्लेशन को समझना है तो हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि इन्फ्लेशन में जब हम कीमतों के बढ़ने के बारे में बात करते हैं तो इट इज नॉट प्राइस ऑफ वन कमोडिटी। किसी एक वस्तु के कीमत को बढ़ जाने से हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इसमें क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या है? सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर एक कमोडिटी के प्राइस में बढ़ जाना इन्फ्लेशन नहीं है। इनफैक्ट वो उन सभी वस्तुओं या सेवाओं जिसको एक सपोज हम उसका एक ग्रुप बनाए हैं, एक निश्चित समूह बनाए हैं और उसका प्राइस जब बढ़ता है, उसका कीमत जब बढ़ता है तो हम इन्फ्लेशन कहेंगे। और इन्फ्लेशन में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि आज प्राइस बढ़ा और कल प्राइस घट गया तो वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन में कंटिन्यूअस सस्टेन्ड राइज होना चाहिए। सस्टेन्ड मतलब निरंतर। यहाँ पे जो इंक्रीज है इसमें निरंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज मान लो कीमत बढ़ा और कल फिर घट गया तो वो एक टाइप का फ्लक्चुएशन है, वो इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो एज यू कैन सी आई हैव अंडरलाइंड टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कि इन्फ्लेशन होने के लिए सबसे पहले द इंक्रीज हैज टू बी सस्टेन्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज बढ़ गया और कल घट गया, जैसे मैंने बताया द इंक्रीज हैज टू बी सस्टेन्ड, निरंतर होना चाहिए। एंड ये इंक्रीज क्या चीज में होना चाहिए? किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में या जनरल प्राइस लेवल में? तो इट हैज टू बी जनरल प्राइस लेवल में जब इंक्रीज देखने को मिलता है कंटिन्यूअस, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। तो जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल जो लिया था उसमें हमने ये देखा था कि जो ₹100 पहले मुझे 25 यूनिट्स हम खरीद पा रहे थे, प्राइस के बढ़ने से
हम वही 100 रुपीज से अब कम खरीद पाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो परचेजिंग पावर है मनी का, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में घट सकता है। तो ये भी हम ऐड करेंगे अपने नोट्स में कि इन्फ्लेशन में जो परचेजिंग पावर होता है मनी का वो घट जाता है। जैसे पहले जो 100 रुपए था हमारे एग्जाम्पल में, उसमें हम 100 रुपए से 25 यूनिट्स खरीद पा रहे थे। अब क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, 4 रुपीज से 5 रुपीज हो गया है, तो अब हम 100 रुपीज से 25 यूनिट्स नहीं खरीद पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिट्स खरीद पाएंगे। तो बेसिकली too much money chases too few goods. As you can see in the picture that is here, $4.99 में पहले we used to get this, and now inflation आ जाने से वही सेम जो डॉलर है $4.99 will now fetch you a very small burger. This is just an example to tell you कि inflation में purchasing power of money जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। Okay? Now on the basis of causes, कारणों के आधार पर दो मेन टाइप का जो इन्फ्लेशन है वो हम डिस्कस करेंगे आज। वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड दूसरा क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि इन्फ्लेशन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। सामान्य कीमत स्तर में अगर निरंतर वृद्धि देखने को मिले तो ही उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो ये जो कीमत है वो कैसे डिटरमाइन होता है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, तो हमें पता है, हमने सेमेस्टर 1 में भी इस चीज को देखा था कि प्राइस जो है वो डिटरमाइन होता है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर डिमांड अधिक हो जाता है, इफ डिमांड इंक्रीज है, तो हमारा सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ पाता है किसी भी कारण से। तो डिमांड अगर बढ़ जाता है और उसके कारण अगर कीमत में वृद्धि देखने को मिलता है तो वो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिमांड साइड को। ठीक है, कि डिमांड में अगर वृद्धि हो जाती है, किसी भी कारण से डिमांड में वृद्धि हो सकती है। सपोज बैंक्स जो है वो इजी मनी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा है तो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाने के कारण कीमत जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो रिप्रेजेंट करता है सप्लाई साइड को। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, सप्लाई साइड। तो आपको याद रखना है डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसके कारण होता है, मांग के कारण, और जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो किस साइड को रिप्रेजेंट करता है, सप्लाई साइड। तो ये अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सप्लाई साइड को कैसे रिप्रेजेंट करता है, सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो घट जाता है, जिस कारण से सप्लाई में गिरावट आ जाती है। तो जब सप्लाई कम हो जाएगा तो नेचुरली उसका जो प्राइसेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको ग्राफ से तो हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को भी और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को भी। अभी मेरा यही पर्पस था कि यू जस्ट गेट टू नो कि ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ये कॉन्सेप्ट कहां से आए। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस है। अगर डिमांड रेस्पॉन्सिबल है, डिमांड ज्यादा हो जाने से अगर कीमत बढ़ रहा है तो ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और अगर सप्लाई साइड के कारण, सप्लाई कम हो जाने के कारण अगर कीमत बढ़ रहा है तो वो कौन सा इन्फ्लेशन हो जाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, सो शुरू करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ग्राफिकली हम कैसे समझ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जैसे कि मैंने बताया कि वो तब अराइज होता है जब एक्सेस डिमांड है ओवर सप्लाई। इसका मतलब है कि डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में सप्लाई इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो सप्लाई इंक्रीज क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के क्लोज है या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है तो ऐसे केस में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सारे संसाधनों को उपयोग में लिया जा चुका है। ठीक है, तो ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मली उस समय समझाया जाता है जब इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे है या फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब है। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी
फुल एम्प्लॉयमेंट पे है या फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब है, तो अगर उस समय एग्रीगेट डिमांड में अगर लगातार वृद्धि होती जा रही है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो हम एग्रीगेट सप्लाई को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं, मतलब जहां हमारे संसाधन जो है वो ऑलरेडी पूरी तरीके से उपयोग में है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो और एग्रीगेट डिमांड जो है अगर वो बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्राइस है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि हम आउटपुट तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो जो अवेलेबल स्टॉक है वो बढ़े हुए कीमतों में बिकेगा। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन याद रखना है, ये डिमांड के साइड से है। तो जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ग्राफ है AD1। AD यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है। आपने एग्रीगेट डिमांड के पिछले वीडियोस में देखा होगा कि एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व था वो अपवर्ड राइजिंग था। वो इसलिए था क्योंकि आप उसे इनकम लेवल के साथ पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में या इस इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया कि हम एग्रीगेट डिमांड को प्राइसेस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइस लेवल के साथ पढ़ेंगे। तो प्राइस लेवल के साथ डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो कैसा बना है, डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है, ये AD का कर्व है और ये LRAS है। LRAS का मतलब हुआ ये लॉन्ग रन का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था आपको कि कीमत निर्धारण के लिए आपको डिमांड एंड सप्लाई दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा एग्रीगेट डिमांड AD1 है और एग्रीगेट सप्लाई का जो वक्र है वो यहां तक तो आप देखेंगे कि ये इलास्टिक है। इसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन इस लेवल के बाद पॉइंट बी के बाद एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो ऐसा वर्टिकल बन गया है, एक सीधी रेखा आप देख सकते हैं यहाँ बन गई है एग्रीगेट सप्लाई कर्व में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बाद आप एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। तो अब इस ग्राफ से इन्फ्लेशन को कैसे समझेंगे, तो आप सबसे पहले एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा बना हुआ है कि वो स्टार्टिंग में तो वो अपवर्ड जा रहा है, उसके बाद पॉइंट बी के बाद वो वर्टिकल लाइन हो गया है। इसका मतलब है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हम लोग दिखा रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का जो ये कर्व है AD1 और एग्रीगेट सप्लाई का जो हमारा ये कर्व है ये मीट कर रहा है पॉइंट A पे। तो हमारा इस समय प्राइस लेवल क्या है, P1। अब एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि देखने को मिलती है, जो हम इस एरो से दर्शा रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो हमारा जो AD कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो AD कर्व जो नया है हमारे पास वो क्या है, AD2। अब ये एग्रीगेट डिमांड कर्व जो AD2 है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को एट पॉइंट B। तो हमने ये देखा कि जब इकोनॉमी जो है इज एट और क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और उसके बाद अगर AD बढ़ जाता है तो क्या होगा कि हमारा जो प्राइस लेवल है वो P1 से बढ़कर कितना हो जाएगा, P2। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट दिमाग में सवाल आना चाहिए कि प्राइस जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले हमारे पास ऑप्शन है कि हम एग्रीगेट सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंगली बढ़ा सके, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आप आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते। तो उसके बाद आपके पास एक ही तरीका बचता है, तो वो आप रिस्पॉन्ड कैसे करता है फर्म, प्राइसेस जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई विल रीड इट फॉर यू। इफ द इकोनॉमी इज एट और क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट देन ऐसी सिचुएशन में अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो उसमें देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। क्योंकि जब फर्म ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पहुंच चुका होता है तो अब आउटपुट बढ़ाया नहीं जा सकता है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई को मैच हम नहीं करा सकते हैं, तो उस कारण से प्राइस जो होता है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, लीडिंग टू इन्फ्लेशन। तो ये जो AD में वृद्धि है और उसके कारण जो इन्फ्लेशन आ रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये AD के बढ़ने का कारण बहुत सारा हो सकता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में सिखाया था कि AD के कंपोनेंट्स हैं C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। उनमें से किसी भी कंपोनेंट में अगर वृद्धि अगर देखने को मिलेगा तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है,
इसे हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट पर या उसके करीब है तो जो कुल मांग में अगर वृद्धि होगी तो मूल्य स्तर में भी वृद्धि की ओर ले जाती है। इसका मतलब है मूल्य स्तर जो है, जनरल प्राइस लेवल जो है, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जैसे ही फर्म अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाता है उसके बाद सप्लाई बढ़ाया नहीं जा सकता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली डिमांड साइड के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हमने कवर करना है नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब जैसा कि हमें पता है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है। इसका मतलब है कि ये जो मुद्रास्फीति है इसमें जब प्राइसेस बढ़ता है तो उसका कारण होता है लागत में वृद्धि। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कारण है इन्फ्लेशन का, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का क्या मैकेनिज्म है। सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से जो प्रॉफिट मार्जिन होता है प्रोड्यूसर का वो क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो घटने लगता है। तो जब एग्रीगेट सप्लाई घटता है तो उससे भी कीमत जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम इस ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एज वी नो एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि हम ये जो एडी बना रहे हैं वो किसके साथ बना रहे हैं, प्राइस लेवल के साथ। अगर हम एडी को इनकम के साथ शो करते हैं, जैसा कि हमने पहले के डायग्राम्स में सीखा है, तो इनकम के साथ जब एडी का रिलेशन स्टडी करते हैं तो एडी जो था वो क्या था, अपवर्ड राइजिंग। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। लेकिन क्योंकि हमें इन्फ्लेशन के साथ दिखाना है तो इन्फ्लेशन में आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन में हम लोग उसको प्राइस लेवल के साथ शो करेंगे। ठीक है, तो प्राइस लेवल के साथ जब आप शो करोगे तो एडी का जो कर्व रहेगा वो क्या रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसमें देख सकते हैं एएस के दो कर्व हैं, एक एएस है और एक एएस1 है। तो एग्रीगेट सप्लाई ओरिजिनल कर्व जो है वो है एएस। ठीक है, ये जो हमने बनाया है ये एएस जो है ये हमारा ओरिजिनल कर्व है। तो एडी और एएस इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो हमारा जो प्राइस है वो कितना है, पी। अब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो घट गया है। ये कैसे पता चला कि घट गया, क्योंकि जब कर्व यहाँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है एग्रीगेट सप्लाई है जो वो क्या हो गया है, घट गया है। अब जो डिमांड सप्लाई का इंटरसेक्शन है वो इस पॉइंट पे है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्राइसेस है वो पी से बढ़ के क्या हो गया है, P1। ठीक है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेसिकली विल बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द सप्लाई साइड। इसका मतलब है यहाँ एडी के वक्र को हमें कुछ नहीं करना है, एएस के कर्व को यूज करके हम यहाँ इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब एएस क्यों घटा हम लोग रीड कर लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, जैसे कि मान लो लेबर, रॉ मटेरियल। अगर ये सब का प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर के लिए लागत बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्राइस बढ़ा, द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जो वस्तु के उत्पाद में यूज करने वाले जो संसाधन है, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल। तो अगर ये सब का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये सब का प्राइस बढ़ जाएगा, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिस कारण से जो हमारा सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और ये डिक्रीज हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। और ये डिक्रीज से आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो पी से बढ़कर क्या हो गया है, P1. So this is cost push inflation. और cost push inflation में आपको ध्यान रखना है कि सपोज रॉ मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी कम हो जाए, तो बहुत सारा कारण हो सकता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में मेरा कंसर्न था कि मैं आपको इन्फ्लेशन समझा दूं। और इन्फ्लेशन में हमें पता है कि हम प्राइसेस की बात करते हैं, प्राइसेस डिमांड सप्लाई दोनों से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर डिमांड के साइड से अगर हम पढ़ रहे थे तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, और अगर सप्लाई साइड से हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसे हम लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, so students, in this first part of inflation we discussed the concept of inflation, demand pull inflation and cost push inflation. In the subsequent video we'll be covering the causes of inflation in details and the effect of inflation. Inflation का क्या प्रभाव पड़ता है
अलग अलग लोगों पे, प्रोड्यूसर्स पे, कंज्यूमर्स पे, वेज अर्नर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो हम असेस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।